हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 मेरे इंस्टा का आईडी है और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम आईडी है, जिस पर मैं पीडीएफ भी देता हूं और सूचना भी देता हूं। आइए देखें, अनुच्छेद 22 को पहले समराइज करते हैं। अनुच्छेद 22 को देखें अगर, तो आप सीधे सीधे ये समझिए कि गिरफ्तारी दो तरीके से होती है। पहली गिरफ्तारी होती है कि किसी ने कुछ किया या किसी पर कुछ करने का संदेह है, कोई अपराध हुआ, एक व्यक्ति ने अपराध किया, उसको अरेस्ट किया जाएगा, साबित हो गया, सामने ही हुआ, जैसे अभी हाल फिलहाल में आप देख ही रहे हैं। दूसरी तरह की गिरफ्तारी ये हो सकती है कि कोई अपराध हुआ, शक है कि यही व्यक्ति किया होगा, उस पर FIR दर्ज हुआ, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसको हम कहते हैं दंडात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध, या फिर अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो इसको कहेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक, तो एक तरह ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि एक व्यक्ति जिसने कोई अपराध नहीं किया है, कोई अपराध हुआ है, उसका शक भी उस पर नहीं, लेकिन वो भविष्य में कुछ ऐसा कर सकता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचे। इस आधार पर कि वो भविष्य में कुछ कर सकता है, उसको डिटेन कर लिया गया, उसको हिरासत में ले लिया गया। उसको कहते हैं हम प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक निरोध। अनुच्छेद 22 इन्हीं दोनों के बारे में बात करता है। ठीक, अब समझ लीजिए क्या कहता है 22। मान लीजिए कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार हुए व्यक्ति को सबसे पहले वो पूछेगा कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और उस व्यक्ति को संविधान में लिखा हुआ है कि उसको अधिकार है ये जानने का, यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो उसको ये बताइए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। जानने का अधिकार है कि कारण बताओ, किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि जब गिरफ्तार हो गया तो अपने पसंद के वकील को रीच करने के लिए, अपने पसंद के वकील से अपना मामला लड़वाने के लिए, केस लड़वाने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए अपने पसंद के वकील को चुनने का उसको अधिकार है। और तीसरा, जैसे ही गिरफ्तार हुआ, नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर उसको पेश करना है, वो उसका अधिकार है। 24 घंटे के भीतर उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। बिना न्यायिक मजिस्ट्रेट के अथॉरिटी के उसको 24 घंटा से ज्यादा डिटेन करके नहीं रख सकते। बात समझ में आ गई? तो तीन तरह के अधिकार हो गए किसी गिरफ्तार व्यक्ति के। पहला अधिकार ये हो गया कि कारण बताओ भाई क्यों गिरफ्तार किए। दूसरा अधिकार ये हो गया कि मुझे अपने वकील से बात करनी है, मुझे अपना वकील चुनना है, वो केस लड़ेगा, अपने पसंद का वकील। तीसरी बात हो गई कि 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति जो शत्रु देश का व्यक्ति है, शत्रु देश का मतलब है जिसके साथ युद्ध चल रहा है प्रेजेंट में, तो उस आदमी को ये तीनों राइट्स नहीं मिलेंगे। और कोई ऐसे लॉ के अधीन उसको अरेस्ट किया गया है जो कि निवारक निरोध वाला लॉ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो लॉ बना है देश में, उसके अधीन अगर उसको अरेस्ट किया गया है तो भी ये तीनों अधिकार उसको नहीं मिलेंगे। ठीक, तो सामान्य तौर पर गिरफ्तारी हुई व्यक्ति की, तीन अधिकार उसके पास है। अगर वो शत्रु देश का व्यक्ति है या निवारक निरोध के किसी कानून के तहत उसको अरेस्ट किया गया है, ये तीनों अधिकार वो क्लेम नहीं कर सकता। बात स्पष्ट है? अब निवारक निरोध पर आ जाइए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कितने महीने के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं? जैसे सामान्य में तो कह दिया गया ना कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी, लेकिन यह भी कहा गया कि निवारक निरोध के किसी कानून के तहत अगर ये अरेस्ट हुआ है
तो फिर ये अधिकार नहीं है। तो सवाल है कि कितने महीने के लिए, कितनी अवधि के लिए इसको हिरासत में रखा जा सकता है। तो मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए निवारक निरोध के तहत इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर हुआ है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के किसी लॉ के अधीन हुआ है तो क्या होगा, 3 महीने के लिए इसको मैक्सिमम रख सकते हैं। लेकिन सवाल है कि मैक्सिमम 3 महीने से ज्यादा की भी अगर जरूरत है तो क्या करेंगे। तो 3 महीने से ज्यादा अगर इसको हिरासत में रखना है, क्योंकि उसने कोई अपराध किया नहीं है ना। यहां एक बात समझ रहे हैं कि भाई उसने अपराध किया नहीं है, उसकी संभावना है कि भविष्य में अपराध करेगा। तो मैक्सिमम उसको इस आधार पर कि वो भविष्य में कोई अपराध कर सकता है, कितने महीने तक उसको हिरासत में रख सकते हैं, 3 महीने। और 3 महीने तक हिरासत में रखने के बाद अगर हिरासत में रखना हो तो एक एडवाइजरी बोर्ड की मदद लेनी पड़ेगी, जिसमें हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश हों या फिर जो रह चुके हैं न्यायाधीश, या फिर जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उनसे मिलकर एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। और वो बोर्ड 3 महीने के पहले ये बता देगा कि भाई इनको डिटेंशन में 1 महीना और रख सकते हैं या 2 महीना और रख सकते हैं। ठीक है, तो 3 महीना से ज्यादा के टाइम के लिए क्या चाहिए, एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत है। या दूसरा तरीका यह है कि कोई लॉ जिसके अंडर में उसको अरेस्ट किया गया है, उस लॉ में ही लिखा हुआ हो कि भाई 5 महीने के लिए अरेस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब समराइज कीजिए। सामान्य स्थितियों में व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसको कारण जानने का अधिकार है, उसको अपने पसंद के वकील से चुनने का अधिकार है, उससे केस लड़वाने का अधिकार है। 24 घंटे के भीतर उसकी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी। लेकिन वो व्यक्ति अगर शत्रु देशीय है, जिससे वॉर चल रहा है, एलियन कंट्री से है, तो अधिकार नहीं है। या प्रिवेंटिव डिटेंशन के किसी लॉ के अधीन अगर अरेस्ट हुआ है तो ये तीनों क्लेम नहीं कर सकता। अब सवाल है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अगर कोई अरेस्ट हुआ है तो कितने मैक्सिमम अवधि के लिए उसको अरेस्ट किया जाएगा, 3 महीने के लिए। 3 महीने से ज्यादा अगर रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश वर्तमान हो, रह चुके हों या योग्यता रखते हों न्यायाधीश बनने की, उनकी एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड करेगी, तभी रख सकते हैं 3 महीने से ज्यादा। या फिर जिस लॉ के अंडर में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के जिस लॉ के अंडर में उसको अरेस्ट किया गया है, उसी में यह प्रोविजन दिया गया है कि 3 महीना से ज्यादा का वक्त दिया गया है। बात स्पष्ट है। अब जो निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार हुआ है उसके भी तो कुछ अधिकार होंगे। उसको भी अधिकार है कि उसको भी कारण जानना है, उसको कारण बताना है आपको। जो प्राधिकारी आदेश देगा ना, कोई तो ऑर्डर निकालेगा कि भाई इनको डिटेन किया जाए, हिरासत में लिया जाए, तो उस प्राधिकारी के द्वारा, आदेश निकालने वाले प्राधिकारी के द्वारा जितनी जल्दी संभव हो उसको यह बताना है कि आपकी गिरफ्तारी इस वजह से हुई है, इस आधार पर हुई है। जैसे मान लीजिए एक जुलूस निकलने वाला है, ठीक है, कोई धार्मिक जुलूस निकलने वाला है, जुलूस निकालना अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यक्ति भड़काऊ नेता है, भड़काऊ किस्म के बयान देता है। इस व्यक्ति के उस जुलूस में जाने से भरपूर गुंजाइश है कि दंगा भड़क जाएगा, क्योंकि ये जाकर कोई ऐसी बात करेगा जिसमें दंगे की स्थिति हो जाएगी, कम्युनल टेंशन हो जाएगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत इसने कोई अपराध नहीं किया है अभी, बस संभावना है कि कल के जुलूस में अगर ये जाएगा तो वहां कम्युनल दंगा भड़क जाएगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर, उससे जुड़े लॉ के आधार पर इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके राइट्स क्या हैं, उसको यह आधार बताना पड़ेगा कि भाई तुमको किस आधार पर अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। उसको ये बताना पड़ेगा कि रामनवमी का जुलूस है, तुम जाने वाले हो, हम लोग को डर है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को तुम बिगाड़ोगे, इसलिए तुमको डिटेन कर लिया गया है इस लॉ के तहत, इस एक्ट के तहत। और उसको एक और अधिकार है कि भाई आधार तो बताइए ही, साथ ही इस आदेश के खिलाफ वो रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, अभ्यावेदन कर सकता है। ठीक है,
अब सवाल है कि ये 3 महीना से ज्यादा जो डिटेंशन किया जाएगा किसी लॉ के अधीन, वो जो संसद लॉ बनाएगी, ठीक, उसमें 2 चीजें और हैं कि किन परिस्थितियों में 3 महीना से ज्यादा हिरासत में रखने के लिए एडवाइजरी बोर्ड की राय की जरूरत नहीं है। संसद ऐसी कोई विधि बनाएगी अगर, तो उसमें बताएगी कि 3 महीना से ज्यादा अगर हिरासत में रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत किन परिस्थितियों में नहीं है। और दूसरी बात कि निरोध की अधिकतम अवधि क्या होगी। ये इस तरह का जो लॉ बनेगा वो 22(7) के अधीन बनेगा। ठीक है, अब देखिए 22(1) से लेकर 7 तक हमने पढ़ा था। मैंने क्या कहा था, 22(1) और 2 दंडात्मक निरोध से संबंधित है, प्यूनिटिव डिटेंशन से संबंधित है। तो 22(1) और 2 क्या है, कारण जानना, पसंद के वकील को चुनना, ये 22(1) है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, 22(2) है। 22(3) इन दोनों का अपवाद था। शत्रु देशीय व्यक्ति को और निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है तीनों, ये 22(3) है। अपवाद, ठीक। निवारक निरोध, और मैंने कहा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन 22(4) से लेकर 22(7) तक है। निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अगर 3 महीना से ज्यादा हिरासत में रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत है। एडवाइजरी बोर्ड जिसका गठन हाईकोर्ट के न्यायाधीश वर्तमान या रह चुके या फिर एलिजिबिलिटी रखने वाले न्यायाधीश जो व्यक्ति हैं, जो न्यायाधीश बनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, उनसे एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा और वो रिकमेंड करेगा, तभी 3 महीना से ज्यादा रख सकते हैं। दूसरी बात कि निवारक निरोध के लिए 22(7) के तहत, जो अभी हमने कहा सबसे लास्ट में जो देखा, बनाए गए कानून में या तो प्रावधान हो कि 3 महीना से ज्यादा आप रख सकते हैं, ये 22(4) है। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति का क्या अधिकार है, उसको कारण जानने का अधिकार है। जो भी प्राधिकारी उसका आदेश निकालेगा उसके गिरफ्तारी का, वो कारण बताएगा यथाशीघ्र, ये 22(5) है। इस गिरफ्तारी के आदेश के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन, अभ्यावेदन करने का उसका अधिकार है, ये 22(6) है। और 22(7) कहता है, 22(7) के तहत निवारक निरोध कानून के लिए जो कानून बनेगा उसमें 2 चीजें हैं कि अगर 3 महीना से ज्यादा बिना सलाहकारी बोर्ड की राय के आपको हिरासत में रखना है तो उसके लिए संसद को शक्ति है कानून बनाने की। और दूसरा, उस कानून में यह बताया जा सकता है कि अधिकतम अवधि कितनी हो, 3 महीने ना हो तो कितनी हो, ये 22(7) है। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड 22(4) कि 3 महीने से ज्यादा हिरासत में रखने के लिए एडवाइजरी बोर्ड की राय लेनी पड़ेगी। इसमें 44वां संविधान संशोधन के जरिए बदलाव हुआ, लेकिन क्योंकि इसका नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया तो व्यवहार में अभी भी 3 महीने है और अभी भी एडवाइजरी बोर्ड की संरचना वैसी ही है। अब 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, मैंने कहा था कि जब जनता पार्टी की सरकार आई, वो इमरजेंसी के दौरान मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के सबसे बड़ी भुक्तभोगी उसके नेता थे। तो वो लोग इतना भोग चुके थे मीसा का दंश। मीसा के तहत वही प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था। वो मीसा के तहत क्या होता था, इमरजेंसी आपातकाल है, किसी नेता को घर से ही अरेस्ट किया गया, किस आधार पर कि कल वहां एक भाषण सभा होने वाली है, वहां तुम जाने वाले हो और वहां पर हंगामा करोगे, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ोगे, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। किसी नेता को लेकर खबर आई, जेपी उसके अग्रणी नेता थे, जयप्रकाश जी। मान लीजिए पटना में ये खबर आई, पूरे बिहार में फैली या फिर उत्तर प्रदेश में फैली कि जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया जाने वाला है, और ये समझ आ गया कि जैसे ही ये खबर आएगी पूरे
क्षेत्र में स्थिति तनावग्रस्त हो जाएगी, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। तो जितने बड़े नेता थे उनको मीसा के तहत अरेस्ट कर लिया जाता था, डिटेन कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, ताकि ये बाहर ना रहें। ये बाहर रहेंगे तो हंगामा और ज्यादा करेंगे। तो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, उनको अपराध के लिए नहीं बुक किया गया है, जेल नहीं डाला गया है, बल्कि अपराध भविष्य में कर सकते हैं या लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ सकते हैं। अपराध का मतलब ये नहीं कि बम मार देंगे जाके, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं, इस आधार पर उनको डिटेन कर लिया गया। और इसके सबसे ज्यादा भुक्तभोगी कौन थे? इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जो लोग जेपी की संपूर्ण क्रांति में जो उस समय आंदोलन चल रहा था उसमें शरीक थे, एक्टिविस्ट थे। तो फिर जब सरकार बदल गई और जनता पार्टी की सरकार आ गई, 1978 में एक बड़ा संशोधन हुआ जिसमें बहुत सारी चीजों में संशोधन हुआ। तो 44वां संविधान संशोधन, संविधान के बहुत सारे अनुच्छेदों में संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन में किया गया कि 3 महीने नहीं, 2 महीने से ज्यादा अगर हिरासत में रखना हो तो जो एडवाइजरी बोर्ड होगी, वो एडवाइजरी बोर्ड में पहले क्या था कि हाई कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश, ठीक है, या हाई कोर्ट का रह चुका न्यायाधीश जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या एक और क्लॉज ध्यान कीजिए क्या था, एलिजिबिलिटी जिनका है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं, मतलब वकील, इन सब से मिलकर बन सकता है एडवाइजरी बोर्ड। तो जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में 44वें संशोधन के जरिए क्या कर दिया कि 3 महीने को घटाकर 2 महीने कर दिया। और एडवाइजरी बोर्ड में जो अध्यक्ष रहेगा, एडवाइजरी बोर्ड को जो चेयर करेगा, वो वर्तमान न्यायाधीश ही होना चाहिए। और उसके अलावे जो सदस्य रहेंगे वो या तो वर्तमान रहें या फिर सेवानिवृत्त रहें। जो एलिजिबल हैं न्यायाधीश बनने के लिए, उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, ठीक है। बट नोटिफिकेशन नहीं आया क्योंकि सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ गई। और इंदिरा गांधी की सरकार ने फिर, कांग्रेस की सरकार ने फिर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की वजह से, भारत के राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी होता है, तो उस गैजेट में क्योंकि नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ, इसलिए व्यवहार में यही प्रोविजन रह गया 3 महीने वाला ही, ठीक है। बात स्पष्ट है? अनुच्छेद 22 एकदम क्लियर होना चाहिए। आइए अनुच्छेद 23। अब हम निकल गए हैं स्वतंत्रता के अधिकार से। हमने समता का अधिकार पढ़ा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, हमने स्वतंत्रता के अधिकार पढ़े 19 से लेकर 22 तक। अब हम जा रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और उसमें है 2 आर्टिकल, 23 और 24। आर्टिकल 23 देखिए क्या कहता है। शोषण, याद कीजिए जब संविधान बन रहा था तो किस किस तरह के शोषण हो रहे थे। भाई भारत में दास प्रथा जैसा शोषण तो था नहीं। दास प्रथा भारत में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इस पर भी बहुत ज्यादा डिबेट है। दास प्रथा के कई सारे रूप हो सकते हैं, वैसे टाइप के बहुत सारे शोषण हैं, लेकिन डायरेक्टली दास प्रथा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इस पर भी काफी डिबेट है। जबकि यूएस वगैरह में क्या था, स्लेवरी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो यूएस में तो संविधान में दास का जिक्र है, स्लेवरी सिस्टम का जिक्र है। भारत में उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं थी कि क्योंकि भारत में दास प्रथा डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन जमींदार वर्ग, जो छोटे किसान मजदूर हैं, उनका शोषण वो तो जमकर होता था। महिलाओं के साथ आज तक हम लोग ये स्थिति में हैं कि महिलाओं की अधिकारों की रक्षा कैसे करें, उनको कैसे सुरक्षित करें, आज तक देश इस पर काम कर रहा है। सोचिए उस समय क्या स्थिति होगी, ठीक है। बच्चों का शोषण, इस तरह के शोषण बहुत सारे तो थे ही, इससे उन लोगों की रक्षा करनी थी, इसलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल किया गया आर्टिकल 23 और 24 में। पहली बात क्या है, इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर समझेंगे। पहला 23(1), मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है, मतलब प्रोहिबिशन किया जाता है, निषेध किया जाता है उसका। और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। क्या क्या कीवर्ड्स हैं? कीवर्ड्स हैं मानव का दुर्व्यापार,
ट्रैफिक, ठीक है, और बेगार, बॉन्डेड लेबर, अन्य बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपने सुना होगा, ठीक है। इंसान को जब वस्तु की तरह उसका व्यापार होने लगता है तो उसको हम कहते हैं ट्रैफिक, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिक। इंसान का वस्तु की तरह व्यापार कैसे होगा? भाई इंसान को ही बेच दिया, इंसान को ही खरीद लिया। दास खरीदे बेचे जाते थे, दास को खरीदने वाला उसका मालिक हो जाता था। इसी तरीके के, इसीलिए मैंने कहा कि दास प्रथा भले एग्जिस्ट नहीं करती हो इंडिया में डायरेक्टली, लेकिन उस जैसे कई सारे रूप, उसके प्रारूप, अलग अलग रूप तो एग्जिस्ट करते ही थे। जैसे वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को बेचा जाना, यह समस्या है कि नहीं एग्जिस्ट करती है। छोटे बच्चों को, बच्चियों को और बच्चों को मतलब फीमेल किड नहीं, मेल किड्स, छोटे बच्चे, उनकी भी खरीद फरोख्त होती है। आप लोग में से जो लोग अभी बहुत कम उम्र के हैं उनको सुनकर थोड़ा सा झटका लग सकता है, लेकिन पॉलिटी पढ़ते हुए ये सब चीजें पढ़नी ही पड़ती हैं, ठीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो जेल का इकोसिस्टम है बहुत ही विवादास्पद इकोसिस्टम रहता है। जेल में बहुत तरह के व्याभिचार की खबरें आती रहती हैं। जेल पर रेड पड़ता है, रेड पड़ता है तो अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं, जिसमें एक अजीबोगरीब चीज है कि जो छोटे बच्चे हैं, कई बार ऐसा आरोप लगा है कि जेलों में उन छोटे बच्चों को सप्लाई किया जाता है, ठीक है, उनके साथ यौन व्याभिचार होता है, सेक्सुअली उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है जेल में। तो इतना गंभीर मामला है ये, जो आप सोच नहीं सकते, मतलब सोच के भी आप सिहर उठेंगे, ठीक। तो इस तरह से खरीद फरोख्त होती है, वो महिलाओं की हो, बच्चियों की हो, छोटे बच्चों की हो। इतना ही नहीं, मेड रखने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े घर के लोग, बहुत संपन्न घर के लोग, संपन्न इन द सेंस कि आर्थिक तौर पर बहुत समृद्ध लोग जो हैं, उनको अपने घर में नौकर चाकर रखना है। नौकर चाकर रखने के कई सारे तरीके हैं भाई। एक तो है कि भाई मेड रख लिया आपने, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक 18 साल से ऊपर या 14 साल से ऊपर के किसी जो किशोर या फिर व्यक्ति को आपने रख लिया है, वो अपना पैसा लेता है या लेती है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को परचेज कर लेते हैं। आपने सुना होगा कई सारे बच्चे मिसिंग हैं, बच्चे मिसिंग हो जाते हैं भाई, लापता हो गए, किडनैप हो गया उनका। कई सारे गांवों में पता ही नहीं चला कि ये बच्चे गए कहां, और वो किसी बड़े शहर में, फिर दूसरे बड़े शहर में बेच दिए जाते हैं, किसी न किसी बड़े फैमिली में या इस तरह के किसी कार्य में वहां उनको बेच दिया जाता है। वो या तो मेड का काम कर रहा है या फिर कहीं प्रोस्टिट्यूशन में बेच दिया, या इस तरह की चीजें होती हैं, और ऐसे असंख्य केसेस हैं, ठीक। तो वो हो गया ट्रैफिकिंग। दूसरा हो गया बेगार। बेगार की समस्या उस समय और ज्यादा थी। जमींदारी व्यवस्था में बहुत सामंती व्यवस्था है एक तरीके की, जिसमें अपने जमीनों पर लोगों से काम कराया जाता था, उनको पैसा नहीं दिया जाता था, ठीक है। और वो काम करने से अगर मना करते थे तो उनको पीटा जाता था, मारा जाता था।
तो काम करने से मना नहीं कर सकते थे, उनके परिवार को मारा जाता था, धमकाया जाता था। तो बेगार एक तरीके का फोर्स्ड लेबर ही है, यहां जो लिखा हुआ है ना, इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम, तो बलात् श्रम का ही, फोर्स्ड लेबर का ही एक है बेगार। ठीक है, और बाकी जो ये लिख दिया गया है इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम, ताकि ये व्यापक हो जाए, इसका दायरा बड़ा हो जाए। ठीक है, तो लिखा हुआ है साफ साफ कि इन सबको प्रोहिबिट किया जाता है, प्रोहिबिशन किया जाता है, इनका निषेध किया जाता है, प्रतिषिद्ध किया जाता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अगर इसका उल्लंघन हुआ 23 का, तो वो अपराध होगा। लेकिन कैसे अपराध साबित होगा, अपराध के खिलाफ दंड मिलेगा, विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसका मतलब कि इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो लॉ के द्वारा लॉ पास होगा और लॉ के द्वारा दंडनीय होगा। ठीक, एक और बात यह है कि ये सारी जो समस्याएं हैं भाई, जनरली हम अधिकार पढ़ते हैं, अधिकार राज्य के खिलाफ संरक्षण है। व्यक्ति को संरक्षण मिला है कि राज्य ऐसा उसके साथ ना करे, राज्य उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, भेदभाव ना करे। लेकिन आर्टिकल 23 जिस नेचर का है, उसमें राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी ये संरक्षण देता है, क्योंकि ज्यादातर ट्रैफिकिंग का जो मामला है, फोर्स्ड लेबर का जो मामला है, ये सब किसके जरिए ज्यादा होता है, प्राइवेट व्यक्तियों के जरिए ज्यादा होता है। तो इसमें जो स्पष्ट बात है, पहली चीज कि ये सभी व्यक्तियों के लिए है, सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए है। दूसरी चीज, ये सरकार यानी राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी व्यक्ति को संरक्षण देता है। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 24(2) क्या कहता है कि भाई एक तो हो गया ये बलात् श्रम वाली बात, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि जब किसी देश के साथ हमारा युद्ध छिड़ गया, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, किसी देश के साथ हमारा युद्ध छिड़ा और रिक्वायरमेंट पड़ गई कि भाई आम नागरिक में से, आम लोगों में से, आम व्यक्तियों में से भी कुछ लोग सीमा पर जाएं या कुछ लोग मदद करें। ठीक है, उस कंडीशन में क्या शक्ति है राज्य को कि वो कहे कि आपको अनिवार्य रूप से जाना है? तो 24(2) कहता है कि 24(1) की कोई बात होते हुए भी अगर राज्य को जरूरत महसूस हुई तो अनिवार्य कोई सेवा वो ले सकती है, उसको बलात् श्रम नहीं माना जाएगा। ठीक है, कंपल्सरी सर्विस जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी हो, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जरूरी हो, वो ऐसी अनिवार्य सेवा को इंपोज करने से राज्य को 24(1) नहीं रोकता। ठीक है, बशर्ते ऐसी सेवा जब राज्य लेगा, मान लीजिए युद्ध की स्थिति बन गई, तो युद्ध की स्थिति में राज्य ये नहीं कहेगा कि भाई सिर्फ फलां जाति के लोग या एक्स धर्म के लोग ही कंपल्सरी सर्विस में आएंगे, वाई धर्म के लोगों को कंपल्सरी सर्विस में से छूट है, ये नहीं कह सकता राज्य। लेकिन राज्य ये कह सकता है कि केवल पुरुष ही इस सर्विस में आएंगे, महिलाएं इस कंपल्सरी सर्विस से छूट है उनको। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारी, जब भाई राज्य कब कंपल्सरी सर्विस लेगा? आज तक नहीं लिया। तो ये किस कंडीशन के लिए है? जब आकस्मिक कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ऐसी सर्विस लेनी पड़ेगी। ऐसा सोचा संविधान सभा ने कि कोई ऐसी स्थिति जिसमें कंपल्सरी सर्विस लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए कोई बहुत ही विभत्स तरीके का भूकंप आ गया, ठीक है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पूरी सेना सब कुछ लगी हुई है, लेकिन इतना विभत्स है कि उसमें, उतना भयंकर है कि उसमें अब आम लोगों की जरूरत है कि वो आके हाथ बटाएं। लेकिन जिस कंडीशन में है कि वहां अगर बच्चों को भेज दिया गया तो महामारी के शिकार हो जाएंगे, महिलाओं को भेज दिया गया तो सरवाइव नहीं कर पाएंगी,
तो वहां ये कंडीशन लगा सकते हैं ना राज्य की, भाई यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को भेजा जाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि इसी धर्म के लोगों को भेजा जाएगा, इस धर्म के लोगों को इससे छूट है। या ये नहीं कह सकता है कि किस जाति के लोगों को भेजा जाएगा, किस मूल वंश के लोगों को भेजा जाएगा और किसको छूट है, किस वर्ग के लोगों को भेजा जाएगा या किससे छूट है। ठीक है, तो 4 दिए गए हैं इसमें आधार कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद राज्य नहीं करेगा कंपलसरी सर्विस में। ठीक है, अनिवार्य सेवा में। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। पहली बात, अब इसको यहां समराइज कर लीजिए। राज्य और प्राइवेट व्यक्तियों दोनों के खिलाफ यह संरक्षण देता है। किससे? बलात्श्रम, बेगार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या देखा कि दंड देने के लिए इसमें विधि के अनुसार यह दंडनीय होगा, यह बात लिखी हुई। तो विधि बनानी पड़ेगी, तो विधि बनाया, संसद ने विधि बनाया अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, इलीगल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, इटपा। 1956 में क्या कानून बनाया? इलीगल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956। और 1976 में एक कानून बना बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिकार। ठीक है, बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि मान लीजिए भाई बलात्श्रम का एक तरीका, बेगार का मतलब क्या हुआ? बेगार का मतलब हुआ कि ऐसा फोर्स्ड लेबर जिसमें उससे काम कराया गया, उसको पैसा नहीं दिया गया। अब शुरुआती समझ तो यही कहती है, लेकिन मान लीजिए किसी से जबरदस्ती काम कराया गया, उसको पैसा भी दिया गया, वेतन भी दिया गया, लेकिन वो काम करना चाहता नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरदस्ती जो फोर्स्ड लेबर कराएंगे, भले वेतन दे के कराएंगे, वो भी आर्टिकल 23 का उल्लंघन है। ठीक है, मतलब कि फोर्स्ड लेबर के दायरे में अगर उसका मन नहीं है, उससे जबरदस्ती काम कराया गया है, कराया जा रहा है, भले उसको आप पैसा दे रहे हैं, तो भी वो क्या होगा? फोर्स्ड लेबर के अंदर है, दायरे में है। इसका मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार जो मिला हुआ है उसका उल्लंघन है, आर्टिकल 23 का उल्लंघन है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि इस काम से आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और आपको एकदम मन नहीं है ये काम करने का। कई सारे काम हैं ऐसे जो आप नहीं करना चाहेंगे, या आपके नैतिक मूल्यों के खिलाफ है ये काम। ठीक है, और किसी ने कहा कि हम तुमको एक्स अमाउंट देंगे, आपने कहा एक्स अमाउंट हमको चाहिए नहीं, बोला 2x अमाउंट देंगे, भाई 20,000 देंगे, आपने कहा 20,000 में नहीं 30,000 देंगे, लेकिन करना पड़ेगा तुमको, नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे परिवार को मार देंगे। अब आप मजबूरी में कर रहे हैं, ये भी एक फोर्स्ड लेबर है, पैसा मिल रहा है, लेकिन ऐसा फोर्स्ड लेबर भी जो है वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन है। ठीक,
अब अनिवार्य सेवा वाली बात पर आ जाइए। 23(2) जो है, इन 23(1) और 23(2) में क्या अंतर है? 23(1) में तो कहा गया है कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर और फोर्स्ड लेबर, इस तरह के ये प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, निषिद्ध कर दिया गया है, प्रतिषेध कर दिया गया है और विधि द्वारा दंडनीय है। तो विधि बनाई जाएगी। मैंने बता दिया 2 विधियां कैसे बनी। लेकिन 23(2) कह रहा है कि कंपल्सरी सर्विस, पूरा पढ़िए, इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा इंपोज करने से नहीं रोकेगी। ऐसी सेवा इंपोज करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। एक बात मैंने बता दिया आपको इसका इंपॉर्टेंट, कि 4 ही आधार दिए गए हैं, धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, और जो आधार आप 15-16 में पढ़ रहे थे उसमें से बहुत सारे आधार इसमें नहीं है, उन सब आधारों पर विभेद कर सकता है। दूसरी बात, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि विधि द्वारा ऐसा करेगा राज्य। इसका मतलब कि सामान्य कार्यपालिका के आदेश से ऐसे किया जा सकता है। मतलब राज्य चाहे तो एक आदेश केवल सिंपल निकाल दे, एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल आदेश निकाल के कहे कि भाई आज से ये लोग इस कंपल्सरी सर्विस में आएंगे, ठीक है, इस अनिवार्य सेवा का हिस्सा होंगे, आज से आप अगले डेली 8 घंटा ये काम करेंगे, ठीक है, युद्ध में बॉर्डर पर खाना खिलाएंगे सबको, आर्मी वाले लोगों को, ठीक है, इसके लिए विधि बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया, कि भाई बलात् श्रम को प्रतिषेध किया गया है, फोर्स्ड लेबर को प्रतिषेध किया गया है, इसके लिए तो लॉ बनाने की जरूरत है, दंड मिलेगा लॉ के अधीन। लेकिन राज्य अगर कंपल्सरी सर्विस में भेजती है, ठीक है, उसको अधिकार है कि अगर आकस्मिक ऐसी कोई बात हो जाए तो वो कंपल्सरी सर्विस में भेज दे, लेकिन लॉ बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, एक ऑर्डर काफी है। उसमें भी तो विधायिका की राय जाननी चाहिए, विधायिका में वोटिंग होना चाहिए, विधायिका में उस एक्ट को पास होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, बात बिल्कुल सही है कि इसमें लॉ की जरूरत लिखी हुई नहीं है, लेकिन राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अगर कंपल्सरी सर्विस को इंपोज करेगा तो लॉ बनाकर करेगा, जबकि इसमें लिखा हुआ नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर ऐसी कोई नौबत आई और राज्य को कंपल्सरी सर्विस इंपोज करना हुआ तो फिर लॉ की रिक्वायरमेंट है। भारत में अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है, ठीक है। और ये जो मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्जन था, ये उस मामले का नाम अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, रिपब्लिक यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स मामला था 1982 का। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, नहीं लिखा हुआ है 23(2) में कि विधि की जरूरत है या नहीं है, विधि की जरूरत नहीं बताने के बावजूद 23(2) में विधि की जरूरत है। अगर राज्य कंपल्सरी सर्विस के लिए इंपोज करेगा तो विधि जरूरी है, ठीक है। अब 24 देखिए, आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बच्चों के 14 वर्ष से कम आयु के, कितना, पहली चीज 14 वर्ष से कम आयु कि किसी बालक को किसी कारखाने या खान, माइन में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। 2 चीजें तो स्पष्ट लिख दिया कि 14 साल से कम बच्चे, 14 साल उम्र से कम बच्चे को किसी फैक्ट्री में या माइंस में आप एम्प्लॉयमेंट उसका नहीं कर सकते, इसका प्रतिषेध है आर्टिकल 24 के तहत। और आगे लिखा, या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। परिसंकटमय का मतलब हो गया हजार्डस, जिसका हिंदी में मतलब हो गया जोखिम भरा, अंग्रेजी में क्या हुआ, हजार्डस, ठीक है।
तो 3 आधार दिया, 3 चीजें दी गई हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र का जो भी बच्चा होगा, बालक होगा, उसको किसी कारखाने में नहीं नियोजित करेंगे। नियोजित मतलब एम्प्लॉयमेंट उसका नहीं करेंगे, माइंस में नहीं कर सकते, ये प्रतिषेध है। और इसी तरीके का कोई और हजार्डस कार्य हुआ तो उसमें भी नहीं करेंगे। अब कारखाना और माइंस तो साफ साफ लिखा हुआ है, ये वाला स्पष्ट नहीं है, वेग है कि किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन, मतलब कोई अन्य हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या निकला है, किसको मानेंगे कि हजार्डस है या नहीं है। जैसे एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जो भी एक्ट हैं उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि भवन निर्माण का जो कार्य है वो हजार्डस वर्क है, जोखिम भरा कार्य है। तो उसमें बच्चों को खूब इस्तेमाल किया जा रहा था। 1938 का वो कानून था जिसके जरिए, जिसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि भवन निर्माण हजार्डस वर्क में शामिल है। तो बच्चों को भवन निर्माण में खूब यूज किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लिखा हो या नहीं लिखा हो, भवन निर्माण हजार्डस वर्क है, जोखिम भरा कार्य है, आप इसमें बच्चों को नियोजित नहीं कर सकते हैं। तो सवाल है कि ये जोखिम भरा कैसे पता चलेगा, केस बाय केस पता चलेगा या फिर कोई एक्ट भी है। तो इसके लिए एक्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसमें 18 ऑक्यूपेशन को और 65 इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को हजार्डस बताया गया। ठीक है, इसमें अब संशोधन हो गया है, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे संशोधन हुआ है। कब का है ये, 1986 का। चाइल्ड लेबर, बाल श्रम सुना है ना आपने, बाल श्रम उन्मूलन के लिए जो कानून बना है 1986 का। तो बाल श्रम कानून 1986 में बताया गया है कि 18 ऐसे ऑक्यूपेशन हैं और 65 ऐसी औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं जो कि हजार्डस प्रकृति की हैं, जोखिमपूर्ण प्रकृति की। ठीक है, ध्यान रखिए, इस एक्ट के जरिए जोखिम भरे कार्यों के अलावा नॉन हजार्डस जो वर्क हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट की अनुमति बच्चों को है। ठीक है मतलब थी। ठीक है, ये 1986 वाला कानून है ना। 1986 वाले कानून में 18 पेशों को और 65 औद्योगिक प्रक्रियाओं को जोखिम भरा बताया गया था, जोखिम भरा कार्य बताया गया था, जिसको यहां परिसंकटमय नियोजन लिखा हुआ है, उसको सामान्य शब्द में समझिए हजार्डस यानी जोखिम भरा। तो इस एक्ट में जोखिम भरे कार्यों के अलावा नियोजन की अनुमति थी। लेकिन 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया। ठीक है, यहां भी ध्यान दीजिए, आर्टिकल 24 किस किस चीज के लिए मना कर रहा है, 3 चीजों के लिए, कारखाना, खान या अन्य ऐसे हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। 3 चीज बता रहा है। आर्टिकल 24 ये नहीं कह रहा है कि किसी 14 साल के बच्चे, 14 साल तक के बच्चे को मेड रखा जा सकता है कि नहीं। न वो कारखाना में काम कर रहा है, न माइन में काम कर रहा है, और न ही ये हजार्डस वर्क है, तो इसका मतलब रखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है। इसमें जो कानून बना चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, उसने 18 पेशों और 65 औद्योगिक प्रक्रियाओं को हजार्डस कैटेगरी में बताया, जोखिमपूर्ण बताया। लेकिन जैसे 24 में जोखिमपूर्ण कार्यों के अलावा कारखाना और माइंस ही है, 3 ही आधार है, वैसे ही इस एक्ट में भी 14 साल तक के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों के अलावा किसी गैर जोखिम वाले कार्य में आयोजन की, एम्प्लॉयमेंट की अनुमति थी। ठीक है, खान मतलब कोल माइंस, कोयला के खान, खदान। ठीक है, लेकिन जब शिक्षा का मूल अधिकार मिल गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आ गया, अब समस्या क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गई कि भाई जोखिम भरे कार्यों के अलावा बच्चों को नियोजित किया जा सकता है। मान लीजिए किसी ढाबा पर कोई 14 साल से छोटे उम्र का बच्चा अगर काम कर रहा था तो फिर
कोई दिक्कत नहीं है भाई, जोखिम भरा कार्य तो है नहीं, उसमें काम कर सकता है। लेकिन अब सवाल है कि पढ़ेगा कब, और पढ़ने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार हो गया है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को आपको पता है अधिकार 21A में पढ़ा था हमने, 2002 के 86वें संविधान संशोधन के जरिए 21 से जोड़ा गया। लेकिन एक्ट बना 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आ गया तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया कि भाई एक तरफ आप बच्चों के शिक्षा का मौलिक अधिकार दे चुके हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हर हाल में शिक्षा मुहैया कराई जानी है, फ्री एंड कंपल्सरी अनिवार्य शिक्षा। दूसरी तरफ गैर जोखिम भरे कार्यों में नियोजन की अनुमति भी है। तो अब कोई बच्चा अगर ढाबा पर काम कर रहा है किसी सेठ के यहां, उस ढाबा पर काम करते हुए वो अपने इस मौलिक अधिकार को कैसे एंजॉय करेगा? वहां तो उल्लंघन हो जाएगा ना मौलिक अधिकार का, पढ़ तो पाएगा नहीं। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करने के लिए 2016 में एक अमेंडमेंट किया गया बाल श्रम कानून में, और बाल श्रम कानून में अमेंडमेंट करके कर दिया गया कि अब 14 साल तक के बच्चों को किसी भी एरिया में, वो जोखिम भरा हो या न हो, आप नियोजित नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट उसका नहीं कर सकते। बात स्पष्ट है? देखिए अच्छे से समझिएगा इसको, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट जब हुआ तो एक्ट 2016 हो गया। अब 2016 में जो अमेंडमेंट्स हुए वो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई राइट टू एजुकेशन के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हमने बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे दिया है 6 से 14 साल के बच्चों को। तो अगर वो गैर नियोजित किसी कार्य में लगे रहेंगे तो वहां पढ़ाई कैसे करेंगे? निश्चित तौर पर कोई ढाबा वाला इतना लिबरल नहीं होगा ना कि वो बोलेगा कि नहीं बेटा तुम पहले 5 घंटा पढ़ाई करके आओ फिर बर्तन धोना, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुआ, तो उसको खत्म करने के लिए 2016 में संशोधन हो गया बाल श्रम कानून में, और संशोधन करके कह दिया गया कि 14 साल तक के बच्चों को किसी भी तरह का नियोजन अवैध होगा, उसमें हजार्डस हो तो और नॉन हजार्डस हो तो। मतलब अब ढाबा पर काम नहीं करा सकते, मेड का काम नहीं करा सकते 14 साल तक के बच्चों से, अवैध है। छोटू इधर आओ, रामू इधर आओ, बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा है, इतना छोटा बच्चा अपना एक टाल डाल के ले आता है उधर से कुछ खाने को, तो वो नहीं हो सकता 14 साल तक के बच्चों को, क्योंकि 2016 में इसमें संशोधन हो गया। दूसरी बात, इस संशोधन वाले एक्ट में एक नया कैटेगरी जोड़ दिया गया किशोर का, जो पहले नहीं था। ये 14 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए। तो 14 से 18 साल के बच्चों के लिए क्या किया गया? किशोर, एडोलेसेंट कैटेगरी जोड़ा गया, और कहा गया कि जो एडोलेसेंट हैं, 14 से 18 साल के बच्चे हैं, उनको हजार्डस काम में नहीं लगा सकते। जो पहले 14 साल तक के बच्चों के लिए था एक्ट में कि 14 साल तक के बच्चों को हजार्डस वर्क में नहीं लगा सकते, वो अब 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए हो गया कि उनको हजार्डस वर्क में नहीं लगा सकते, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट पे नहीं कर सकते, और 14 साल तक के बच्चों को तो हजार्डस हो नॉन हजार्डस हो कहीं भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसका 2 अपवाद दिया गया इसी एक्ट में। 2 अपवाद इसलिए छोड़ा गया क्योंकि परिस्थिति थी, उसकी रिक्वायरमेंट थी। पहला अपवाद यह है कि कई सारी फैमिली रन करती हैं जो एंटरप्राइजेस, उनमें जो बच्चे काम करते हैं उनको अनुमति है, क्योंकि इतनी ज्यादा गरीबी है, इस तरह की समस्या है कि कई सारी फैमिलीज, जैसे टोकरी बनाने का काम हो गया, मिट्टी का घड़ा बनाने का मान लीजिए कोई काम हो रहा है, अब छोटे बच्चों से मदद ली जाती है, वो भी काम करते हैं उसमें। तो इस तरह के जो काम है जो फैमिली रन कर रहा हो, वहां ये कानून लागू नहीं होता, वो अपवाद है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट में छोटे बच्चे काम करते हैं, सीरियल्स में छोटे बच्चे काम करते हैं, तो ऑडियो विजुअल के जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें छोटे बच्चे काम कर सकते हैं, बशर्ते इन दोनों अपवाद के साथ क्या है कि उनकी शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे को देखे हैं ना भाई, सीरियल में कई सारे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, उनका ऑडिशन होता है बकायदे,
फिर वो सीरियल्स में काम करते हैं। और फिर आपने सुना होगा कि एग्ज़ाम के लिए उनको एग्ज़ाम है इसलिए वो अभी इतने एपिसोड में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी शिक्षा अगर प्रभावित हुई तो ये कानून का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये 2 अपवाद इसलिए छोड़े गए हैं कि शिक्षा प्रभावित हुए बगैर परिवार द्वारा किए जा रहे उद्यम में अगर कोई बच्चा है और ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट उद्योग में लगा हुआ है तो ही 14 साल से कम उम्र का बच्चा इसमें काम कर पाएगा। अदरवाइज 14 साल तक के बच्चों का किसी भी तरह का नियोजन नहीं किया जा सकता है। ये बाल श्रम कानून में संशोधन करके 2016 में लिखवा दिया गया है। ठीक है। और 14 से 18 साल के किशोर की एक श्रेणी बनाई गई, एडोलेसेंट की एक श्रेणी बनाई गई, जिनको जोखिम भरे कार्यों में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है, हजार्डस वर्क में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि नॉन हजार्डस जो वर्क है उसमें एम्प्लॉय किया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई ढाबे पर 15 साल का बच्चा काम कर रहा है तो वो कानूनी रूप से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। किसी के घर में मेड है, 14 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो फिर ठीक है, गैर जोखिम वाले कार्य में। लेकिन ये 14 से 18 साल का बच्चा किसी माचिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि हजार्डस में 14 से 18 साल तक भी आप नहीं कर सकते। ठीक है। साथ ही इस कानून में पहले 1986 में 18 ऑक्यूपेशन को जोखिम भरा बताया गया था, 65 इंडस्ट्रियल वर्क को जोखिम भरा बताया गया था, उनको घटा के कर दिया गया 3 जोखिम भरे कार्य उद्योग क्षेत्रों की पहचान की गई। पहला, जो ज्वलनशील पदार्थ वाले कारखाने हैं या उद्योग हैं, तो ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित उद्योग, एक्सप्लोजिव से संबंधित उद्योग, पटाखा, ठीक है, विस्फोटक सामग्री से संबंधित उद्योग, और खान, माइंस, खदान। यही 3 हजार्डस बच गए। जोखिम उद्योग क्षेत्रों की पहचान जो हो गई वो इन 3 क्षेत्रों की पहचान होगी। ठीक। और मैंने जैसा बताया, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि भवन निर्माण भी जोखिम भरे कार्यों में शामिल है। ठीक है। अब एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गया जिसमें एक व्यक्ति गए और उन्होंने कहा कि शिवकाशी तमिलनाडु में है, वहां माचिस और पटाखा की फैक्ट्री में हजारों बच्चे काम कर रहे हैं और उन बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि आप इस मामले में देखिए। आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे कारखाने हैं जहां छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो पटाखे में जैसे बारूद भरने का काम है। अब जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती बरतते हुए कुछ दिशा निर्देश दिए जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जोखिम भरे कार्य को करते हुए कोई बच्चा पकड़ा जाता है, ठीक है, तो जो जोखिम भरे कार्य को करा रहा है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जो नियोक्ता है, उस पर जुर्माना लगेगा 20,000 प्रति बच्चा। ठीक, 20,000 रुपया प्रति बच्चा जुर्माना। पुराना मामला है, ये काफी पुराना मामला है। दूसरी बात, इस राशि से मान लीजिए एक कि यहां 100 बच्चे पकड़े गए कि इस व्यक्ति ने, नियोक्ता जो है, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उसने माचिस की फैक्ट्री में 100 बच्चों से वो काम करा रहा है। हजारों बच्चे काम करते हैं, 100 बच्चों से काम करा रहा है, तो 100 गुने 20,000। ये राशि जमा होगी और एक कोष बनेगा, बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष। बाल श्रमिक पुनर्वास मतलब उनके पुनर्वास के लिए यूज होगा और वेलफेयर के लिए यूज होगा। तो जो नियोक्ता है, जो नियोजित करेगा, उस पर जुर्माना लगेगा 20,000 प्रति बच्चा, और उसको जमा कराया जाएगा बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में। उस बच्चे को जाहिर तौर पर वहां से हटाना होगा। अब जब उस बच्चे को उस फैक्ट्री से हटाएंगे तो उस बच्चे के किसी परिवार के मेंबर को नौकरी पर रखना होगा। नियोजन से अगर बच्चे को हटाना ही है, भाई जोखिम भरे कार्य में वो बच्चा अगर मिला
तो जाहिर तौर पर उसको वहां से हटाना पड़ेगा, उसके पुनर्वास की व्यवस्था देखनी पड़ेगी, उसकी शिक्षा की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। तो इसलिए उस नियोक्ता पर जुर्माना लगा दिया गया कि 20,000 प्रति बच्चा आप जुर्माना किस फंड में जमा करेंगे। एक फंड बनेगा बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में, ठीक है। और जब बच्चे को हटाएंगे तो जाहिर तौर पर बच्चे को कुछ पैसा मिल रहा होगा, उससे उसका परिवार चल रहा होगा, उसी मजबूरी में तो वो काम कर रहा था। तो उसके परिवार के किसी एक मेंबर को आप उस फैक्ट्री में नौकरी देंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि परिवार के उस मेंबर को नौकरी देने की गुंजाइश न हो, मतलब गुंजाइश, मान लीजिए बच्चे के परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसको नौकरी दी जा सके, तो फिर उस बच्चे के फंड में 20,000 रुपया तो ये दे ही रहा है, प्लस 5,000 राज्य सरकार जमा करेगी, 25,000 हो गया। और इस 25,000 को वेलफेयर फंड में डाला जाएगा, ठीक है। वेलफेयर फंड में डाल के उस 25,000 से जो ब्याज आएगा, उसी ब्याज से उस बच्चे की 14 साल की उम्र तक शिक्षा का खर्च उठाया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, एक बात यह है कि भाई ये तो जोखिम भरे कार्यों में जो बच्चे मिले उनके लिए है। जो गैर जोखिम भरे कार्यों में है, 14 साल तक के बच्चे अब गैर जोखिम भरे कार्यों में काम नहीं कर सकते, या जोखिम भरे में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। 14 साल तक के बच्चे तो अब काम नहीं कर सकते, नियोजित नहीं हो सकते, ठीक है। दो ही अपवाद है, आपको पता है, एक तो फैमिली रन कोई इंटरप्राइजेस है, और दूसरा ऑडियो विजुअल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन गैर जोखिम वाले कार्यों में 14 से 18 साल के बच्चे तो आराम से काम कर सकते हैं। तो जो गैर जोखिम वाले कार्यों में जो 14 से 18 साल के बच्चों को अनुमति दी गई है कि वो काम कर सकें, वो भी 4 से 6 घंटा मैक्सिमम काम करेंगे। अधिकतम कार्य अवधि जो है उनकी वो 4 से 6 घंटे होगी। 2 घंटा उनको उनकी शिक्षा के लिए देना ही देना है। साथ ही जो नियोक्ता जो एम्प्लॉयमेंट देगा गैर जोखिम भरे कार्य में, वो उस बच्चे की शिक्षा का पूरा खर्चा उठाएगा, ठीक है। मतलब किसी फैक्ट्री में अगर गैर जोखिम भरा कार्य होता है, उसमें 14 से 18 साल के किसी बच्चे को रखा गया है, तो एक तो उसको मैक्सिमम 6 घंटा से ज्यादा आप काम नहीं कराएंगे, 4 से 6 घंटा के बीच काम कराएंगे। और दूसरी बात, उसके शिक्षा का खर्चा जो एम्प्लॉयमेंट जिसने दिया है, जो वो उसका खर्चा उठाएगा, वहन करेगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया 9 क्षेत्रों के कारखानों के लिए, यह निर्देश दिया। उसमें कौन कौन सी जगह हैं? शिवकाशी, जिसके लिए मामला उठा था, जिसमें माचिस और पटाखा फैक्ट्री है। फिरोजाबाद में कांच बनाने के कारखाने, गुजरात में हीरा तराशने के कारखाने, अलीगढ़ में ताला इंडस्ट्री, मंदसौर और मरकापुर, मंदसौर है एमपी में और मरकापुर है आंध्र प्रदेश में, स्लेट बनाने के कारखाने, मुरादाबाद में तांबा बर्तन, मिर्जापुर में कालीन उद्योग और जयपुर में पत्थर पॉलिश करने वाले कारखाने। इन सब के लिए ये वाला फैसला इसने सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें कहा गया कि भाई हर्जाना लगेगा अगर ये सारे 9 क्षेत्र क्या हैं, जोखिम भरे हैं, हजार्डस हैं, ठीक है। 20,000 रुपया प्रति बच्चा जुर्माना कोष में जमा कराइए, बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष बनेगा। नियोजन से बच्चे को हटाएंगे, परिवार के किसी मेंबर को नौकरी दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो राज्य सरकार 5,000 और जमा करे इस 20,000 में, और 25,000 रुपया उसके नाम पर जमा कर दे फंड में। और अगर गैर जोखिम वाले कार्य में भी कोई बच्चों को रखता है, 14 से 18 साल के बच्चों को, अब टेक्निकली ये है, तो अधिकतम अवधि 4 से 6 घंटा और शिक्षा का पूरा खर्च नियोक्ता द्वारा उठाया जाएगा, ठीक है। और ये प्राइमरली 9 क्षेत्रों के लिए निर्देश। अब इसमें प्रैक्टिकल बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रैक्टिकली समस्या वही है जो एक अभी कमेंट आया कि जो चौक चौराहे पर बच्चे भिक्षावृत्ति करते हैं उनके लिए क्या है, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं हैं। बाल श्रम ऐसा क्षेत्र है जिस पर कानून आप कितना भी बना लीजिए, आप एक बात बताइए रहिए कि डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर घरों में क्या 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं रखा जाता? खूब रखा जाता है। 12-12 साल के बच्चे काम करते हैं, बच्चियां काम करती हैं डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर। अच्छी अच्छी सोसाइटीज में जाके देखिए, जो पालने में लेकर बच्चों को, छोटी बच्चियां घूम रही हैं, वो मेड है, हाउस मेड है।
तो काम कराया जा रहा है। अब इस वाले ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मान लीजिए एक फैक्ट्री में हजारों बच्चों को काम कराया जा रहा है, क्या इनका कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है? कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इनको पैसा क्या अकाउंट में आता है, शाम को जाते वक्त कैश दे दिया जाता है। क्या इनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है? क्या इनका कोई अटेंडेंस लगता है? ये हजारों बच्चे टेक्निकली वहां काम ही नहीं करते। काम तो तब करेंगे ना जब इन फॉर्मल तरीके से, भाई आप नौकरी करने जाते हैं, मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरी करने जाते हैं, एचआर आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करता है, आपको आपका पे स्लिप मिलता है, आपके अकाउंट में पैसा आता है, आपका अटेंडेंस लगता है, आप छुट्टी लेते हैं, आप अपना लीव अप्लाई करते हैं, आप साबित कर सकते हैं कि हाँ मैं इस कंपनी में काम करता हूं, इसके ये रिकॉर्ड्स हैं। तो पहली समस्या तो ये है कि इनका कोई फॉर्मल रिकॉर्ड है ही नहीं, इनका कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ये बच्चे काम वहां करते हैं लेकिन साबित नहीं किया जा सकता है कि ये काम करते हैं। दूसरी समस्या क्या है, इन बच्चों को, मतलब ये जिस स्थिति में है, 30-30 रुपए, 40-40 रुपए, 50 रुपए दिन भर में कई सारे बच्चों को मिलते हैं, 100 रुपए मिलते हैं। ये जिस स्थिति में बच्चे हैं, क्या इनके माता पिता से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इतने जागरूक हैं कि उनको अपने अधिकारों का पता है? या ये बच्चे जिनको अपने अधिकारों का पता है? और फिर सोचिए कि जिन घरों को चलाने वाले ये छोटे बच्चे ही हैं, उन घरों के लोगों को अगर अधिकारों का पता भी होगा तो क्या करेंगे? वो अपने बच्चे को उस नौकरी से नहीं हटाएंगे क्योंकि वो उनके लिए नौकरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल समस्याएं इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे भाई आजादी से लेकर आज तक हम लोग धीरे धीरे उन्मूलन की तरफ, कानून है ही, और समाज में भी वो अवेयरनेस आ रहा है कि ऐसा नहीं करना है। ये धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होने वाली चीजें हैं। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, और आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो खत्म हो गया, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 ये शुरू होगा नेक्स्ट क्लास में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।